मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुंदू जयपुरियार एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। यह टॉपिक है हाउ टू लर्न कोर्ट रूम प्रैक्टिस। हम जब भी वकालत करने की बात करते हैं और जब भी कोई नया वकील कोर्ट को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसके सामने यह समस्या आती है कि वह प्रोसीजर को जाने, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को तो वह पढ़कर आया होता है। मैं यहाँ क्रिमिनल केसेस से संबंधित प्रोसीजर की सबसे पहले बात करूंगा, बाद में सिविल केसेस की भी बात करूंगा। तो वह पढ़कर तो आया होता है, सीआरपीसी भी पढ़कर आया होता है, आईपीसी भी पढ़कर आया होता है, एविडेंस एक्ट भी पढ़कर आया हुआ होता है, लेकिन वह थ्योरेटिकल तौर पर चीज़ों को जानता है। जब कोर्ट में उसका पाला पड़ता है प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ, जब नई नई चीज़ों को उसको जानने का मौका मिलता है तो उसे थोड़ी परेशानी आती है। उसे लगता है कि प्रैक्टिस कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि प्रोसीजर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर के बाद ही कोर्ट में चीज़ें जा पाती हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए। मेरे जो साथी हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, जो नया नया वकालत ज्वाइन किए हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए मैं लगातार भी वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। इसी क्रम में मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि क्रिमिनल केसेस में कोर्ट रूम प्रोसीजर क्या है और कैसे आपको उन सारी चीज़ों को सीखना है और कैसे चीज़ों को जानना है, क्योंकि उसको जाने बिना आप सफल वकील बन ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि कोई भी क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है किसी भी क्राइम से, और क्राइम के बाद होता है एफआईआर। तो एफआईआर से लेकर जजमेंट तक लगातार कुछ प्रोसीजर्स से पाला पड़ता है जिसको आपको जानना है। सबसे पहले मैं एफआईआर पर आता हूँ कि जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले वह व्यक्ति थाने में जाता है एफआईआर करने के लिए, और यदि वह सीधे वकील के पास गया तो वकील की ड्यूटी है कि वह थाने में उसे ले जाए और वहाँ पर उसका एफआईआर दर्ज करवाए। यदि थाना एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाएं, और यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि क्लाइंट चीज़ों को नहीं जानता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा एक और भी रास्ता है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा नहीं है या फिर नहीं हो पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप एसपी को आवेदन दे सकते हैं और वहाँ भी आप कह सकते हैं कि मैं थाने में गया था जहाँ पर एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद भी यदि पुलिस महकमा नहीं सुनता है तब ऐसी स्थिति में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने क्लाइंट को यह बतलाएं कि वो कंप्लेन केस करे, क्योंकि कंप्लेन केस फिर एक दूसरा रास्ता है जहां पर हम क्रिमिनल केसेस को दर्ज कर सकते हैं। तो जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन की। तो मित्रों, आपको ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। इन्वेस्टिगेशन एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि केस को जिताने और हराने में बहुत ही महत्व रखता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन में एक एक चीज़ों को जो है जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, और चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जहां बहुत सारी कमजोरियां भी रहती है और इसी कमजोरियों को वकील को पकड़ना होता है। ये जब अब डायरी आपके पास आती है तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी कड़ी है जो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रही है। तो उन कमजोरियों को यदि आप पकड़ते हैं तो आप समझिए कि आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद बात आती है अरेस्ट की। अरेस्ट के बाद ही वकील का जो है महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। तो अरेस्ट पुलिस कर सकती है, लेकिन किस परिस्थिति में कर सकती है यदि आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज थाने से ही आप उसको रिहा करा सकते हैं। एक कॉग्निजेबल केस यदि है, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जब मैं इन्वेस्टिगेशन के तुरंत बाद अरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो ऐसी स्थिति में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इमीडिएटली थाने पर जाएं अपने अपने क्लाइंट के साथ, और वहाँ पर एक बॉन्ड देकर, बॉन्ड भरकर आप अपने क्लाइंट को छुड़वा लें। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है।
आप जब आईपीसी में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर एक पूरा लिस्ट बना हुआ है कॉग्निजिबल ऑफेंस का और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का। तो नए वकील के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन सा है और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन सा है। ये भी प्रोसीजर का ही पार्ट है, क्योंकि वह नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में यदि गिरफ्तार किया गया है तो आप थाने से ही अपने क्लाइंट को छुड़वा सकते हैं, और जब थाने से आप छुड़वाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनती है। लेकिन यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है तो निश्चित रूप से उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जेल जाने की भी एक प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे तक पुलिस अधिकारी अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर वो चार्ज आ जाता है। तो 24 घंटे के अंदर उन्हें निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें कि 24 घंटे के अंदर पेश किया गया है या फिर नहीं किया गया है। यदि नहीं किया गया 24 घंटे के अंदर तो आप इस बात को मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में ला सकते हैं। यह भी एक प्रक्रिया का पार्ट है। और आप यह भी जान लें कि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को एफआईआर की कॉपी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, जो उनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनको सुपुर्द करनी होती है। तो यह यहाँ पर तो पुलिस का रोल है, जो कि आप देख रहे हैं कि एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन से लेकर प्रोड्यूस करने तक है। लेकिन अब आता है जब अरेस्ट हो गया तो फिर बेल की बात आती है, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है वकील का वह अपने क्लाइंट को छुड़ाना होता है और वह उन्हें बेल दिलाना होता है। यहाँ पर मैं यह कहूँगा कि उनकी रिहाई परमानेंटली नहीं होती है, टेम्पररी रिहाई होती है, जिससे जो कि बेल पर वह बाहर आते हैं। तो बेल को कैसे फाइल किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप देखें कि जो क्राइम है, जो एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी आप सबसे पहले निकाल लें। ऐसे एफआईआर की कॉपी तो तुरंत ही दे दी जाती है क्लाइंट को, और एफआईआर में आप देखें कि क्या उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, उसके अनुसार आप केस को ड्राफ्ट कर लें। केस को ड्राफ्ट करने में इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपका जो डिफेंस है उस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें। और मैं यहाँ पर जब प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ तो बता दूँ कि जो बेल पिटीशन होता है वह बेल पिटीशन के साथ बेल एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई जाती है। और एफआईआर के साथ साथ यदि कंप्लेन केस है तो कंप्लेन केस की भी सर्टिफाइड कॉपी लगाई जाती है। बहुत ही एसेंशियल है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में लगा सकते हैं तो आप साथ ही साथ उसको जरूर ही लगा दें, अदरवाइज आपको सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करना पड़ सकता है। सप्लीमेंट्री एफिडेविट फिर क्या है? सप्लीमेंट्री एफिडेविट है कि यदि आपका कोई भी फैक्ट मिस कर गया है, कोई भी तथ्य ऐसा है जो मिस कर गया है, तब आप ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा उसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर यह कहूँगा कि आप सारे पेपर को एक बार दुरुस्त कर लें और तभी केस को फाइल करें। तो जब आप बेल को फाइल कर देते हैं तो लोअर कोर्ट में आप रिश्तेदार के पास केस को फाइल करते हैं। लोअर कोर्ट में रिश्तेदार होते हैं जो केस को देखते हैं, नंबरिंग वही देते हैं और वही यह देखते हैं कि डिफेक्ट क्या लगा हुआ है। यदि डिफेक्ट लग जाता है तो तुरंत रिश्तेदार उसको पॉइंट आउट करते हैं और तब आप डिफेक्ट को रिमूव करेंगे, तभी वह उस पर वह लिस्टिंग होगी और लिस्ट में तभी वह आता है। लेकिन आप हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में आप जब केस को फाइल करते हैं तो वहाँ फाइलिंग सेक्शन होता है, तो वहाँ फाइलिंग सेक्शन में ही जाकर आप उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लोअर कोर्ट में तो वकील को यह अधिकार है कि वह केस को फाइल करे, लेकिन हाई कोर्ट में वकील को अधिकार नहीं है कि वह केस को फाइल करे। वहाँ पर जो एडवोकेट क्लर्क होते हैं, जिन्हें कि हम मुंशी भी कहते हैं, उन्हें यह अधिकार होता है कि वह वहाँ जाकर केस को फाइल करे, क्योंकि मुंशी का हस्ताक्षर भी उसमें लगता है और मुंशी ही चीज़ों को देखता है, समझता है, स्टाम्प वगैरह को लगाता है। तो वहाँ के बाद यहाँ तो आपको मैंने बताया कि रिश्तेदार जो हैं वह डिफेक्ट को देखते हैं और डिफेक्ट को रिमूव करवाते हैं आपके द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट में वह चला जाता है स्टैम्प रिपोर्टिंग में। नंबरिंग तो मिल जाती है लेकिन स्टैम्प रिपोर्टिंग में चला जाता है और स्टैम्प रिपोर्टिंग में यह देखा जाता है कि क्या डिफेक्ट है और क्या डिफेक्ट नहीं लगा हुआ है। यदि डिफेक्ट लगा हुआ है तब ऐसी स्थिति में आप को डिफेक्ट रिमूव करना होता है। लेकिन कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सीधे रिमूव नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं,
कुछ मेजर मिस्टेक्स होते हैं, तब ऐसी स्थिति में एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाना होता है और सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा ही वह डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। ये मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि यदि आप मिस कर गए हैं और आपने डिफेक्ट को रिमूव नहीं किया है और वह समय निकल गया है, जैसे हाई कोर्ट में मान लीजिए 7 दिनों का समय और समय निकल गया है, तब ऐसी स्थिति में भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये केस चला जाता है लावाजिमा में। लावाजिमा में आप रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार के पास यह केस लगता है जहां पर आप जाकर डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। यदि उसके बावजूद भी आप मिस कर गए हैं, यदि किसी कारण से आप कहीं बाहर हैं, आप बीमार हैं, नहीं कर पाए हैं, या आपको पता नहीं चल पाया कि वह लावाजिमा में लगा हुआ है, तो फिर वह एक बार और लावाजिमा में लगता है जहां पर रजिस्ट्रार जनरल के पास से जाता है और रजिस्ट्रार जनरल के पास भी जाकर आप उसे रिमूव कर सकते हैं। यदि वहां भी आप रिमूव नहीं कर पाए हैं, तब ऐसी स्थिति में यह संबंधित कोर्ट में चला जाता है जहां पर ऑर्डर विथ डिफेक्ट के लिस्ट में यह लग जाता है ये सारा केस, और वहां पर जाकर आप जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि महोदय मैं रिमूव नहीं कर पाया या फिर किसी कारण से रिमूव नहीं हुआ, तो मुझे रिमूव करने का समय दिया जाए। या फिर बहुत नेग्लिजिबल कुछ डिफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में आप उनसे यह कह सकते हैं कि इसको इग्नोर किया जाए, तो कभी कभी जज उसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो यह तो हुआ यह बहस होने के पहले की प्रक्रिया है, जिसमें जो कि आपको जानना जरूरी है। यह कोर्ट के पहले, केस लगने के पहले ये सारी प्रक्रिया को पूरा करना होता है और तभी वह केस लगता है। इसके बाद हियरिंग का समय आता है। तो हियरिंग के समय आप को कोर्ट के डिकोरम को मेंटेन करना होता है, और आप जब हियरिंग में जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप वहाँ पर फैक्ट्स की बात करें और एविडेंस की बात करें। मैं एक बात और भी बता दूं कि बेल पूरा आर्गुमेंट नहीं है। बेल जो है वो पूरा का पूरा आर्गुमेंट नहीं, तथ्यों पर आधारित ही वहाँ पर बातें होती है और जज का डिस्क्रिशनरी पावर होता है बहुत सारा, जहाँ पर वो चीज़ों को सुनते हैं। तो हियरिंग होती है, लेकिन आपको हियरिंग के पहले एक बात और भी बता दूं कि जब आप फाइल करते हैं किसी भी बेल पिटिशन को, तो वह 2 फाइल आपको जमा करना होता है। एक फाइल स्टेट को चला जाता है और एक फाइल कोर्ट के पास होता है। तो जो स्टेट को जाता है वहाँ पर एपीपी के पास यह फाइल जाता है, जो कि एपीपी आकर वहाँ पर कोर्ट में विरोध करते हैं। यदि आप कुछ भी गलत सबमिशन दे रहे हैं तो एपीपी को यह पावर होता है कि वो कोर्ट में आकर उसका विरोध करे, और ये समझिए कि वह अपोजिट पार्टी के रूप में वहाँ पर होते हैं। और फिर आप यह पूछेंगे कि एपीपी क्यों होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल केस जो होता है वो इंडिविजुअल तो अफेक्टेड होता है, विक्टिम तो इंडिविजुअल होता है, लेकिन यह स्टेट के खिलाफ यह क्राइम होता है। जो क्रिमिनल केस होता है वह क्राइम स्टेट के खिलाफ होता है, इसलिए स्टेट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराती है विक्टिम को। विक्टिम की तरफ से समझिए कि वह स्टेट लड़ता है और स्टेट में एपीपी जो है वह इसका विरोध करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बेल पिटिशन में बहस कर रहे हैं और बहस करने के दौरान ही एपीपी ने समय मांग लिया कि मुझे इस पर काउंटर एफिडेविट देनी है। तो काउंटर एफिडेविट क्या होता है? काउंटर एफिडेविट होता है कि आपने जो बेल पिटिशन फाइल किया उस बेल पिटिशन पर यदि कोई जवाब देना हो, तब ऐसी स्थिति में उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, जिसे कि हम काउंटर एफिडेविट के नाम से जानते हैं। तो अब यदि हियरिंग हो जाती है तब ऐसी स्थिति में और बेल मिल जाता है, तब फिर आपको बेल बॉन्ड को साइन करना होता है लोअर कोर्ट में जाकर। यदि हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है तो लोअर कोर्ट में हुआ है तो वहीं पर होता है, बेल बॉन्ड को साइन करना होता है, और वहाँ पर 2 बेलर की जरूरत होती है। वो कंडीशंस लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए जाते हैं और हाई कोर्ट में जज के द्वारा लगाए जाते हैं कि कितनी की श्योरिटी होगी। अब आप ये पूछेंगे श्योरिटी क्या होती है? तो जो गारंटी होती है उसे हम श्योरिटी के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर जो गारंटर बनकर जाते हैं उसे ही हम श्योरिटी के रूप में देखते हैं। तो कभी कभी यह होता है कि जज पर्सनल बॉन्ड पर ही उन लोगों को छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक व्यक्ति श्योरिटी के रूप में चाहिए,
जो कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपया का अपना बॉन्ड भरकर आपको छुड़ा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों को बेलर के रूप में वहाँ पर रखना होता है, जिसे कि श्योरिटी के रूप में कहते हैं। जो बेल बॉन्ड भरा जाता है वहाँ पर जितना भी राशि का बेल बॉन्ड भरना होता है, उससे संबंधित जमीन का पेपर, गाड़ी का पेपर या बाइक का पेपर, किसी भी चीज़ का पेपर आपको वहाँ पर जमा करना पड़ता है। तो जब बेल बॉन्ड आप भर देते हैं और मजिस्ट्रेट उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वह पेपर जेल में चला जाता है, और जब जेल में हो जाता है उसके बाद आप वहाँ से रिहा हो पाते हैं। अब मैं आपको एक बात और भी बतला दूं कि लोअर कोर्ट में जब आप बेल पिटीशन को फाइल करते हैं, तो यदि वह केस सेशन जज के पास जाने के लायक है, जैसे कि मर्डर केस वगैरह, जिसे कि सेशन ट्रायल में जो जाता है, तब ऐसी स्थिति में आप वहाँ बेल पिटीशन नहीं फाइल करते हैं। वहाँ पर आपको CRMP फाइल करना होता है, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल करना होता है। और क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन जो फाइल करना होता है, उसमें सारे पेपर्स वही सब लगाने होते हैं जो पेपर आपने बेल में लगाया हुआ है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक 2 कॉपी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि वह फाइल करना होता है। और वहाँ पर जज के ऑर्डर से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के आदेश से एक कॉपी पीपी को चली जाती है, और पीपी ही वहाँ पर आकर बहस करते हैं। APP बहस नहीं करते हैं। जहाँ पर सेशन ट्रायल का मामला आता है और जहाँ पर सेशन कोर्ट में बेल का मामला आता है, वहाँ पर फिर वह पीपी ही बहस करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो आपको क्रिमिनल केस में देखने को आती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रायल होता है, कैसे एविडेंस को एड्यूस किया जाता है कोर्ट में, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कैसे आर्गुमेंट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं आपको अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में मैं करूँगा। धन्यवाद।